गुड इवनिंग डियर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बेसिक जानकारी दी गई थी आपको। उसमें हमने आपको उसका चार्ज का बेसिक कंसेप्ट और कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था। फिर लास्ट में मैंने आपको बोला था कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा जब भी कोई अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी बेसिक बात करते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी अपन को क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको ई से डिनोट किया जाता है। इसका जो प्रतीक है वो ई है और इसको हिंदी में विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो आवेश या आवेश समुदाय का वो क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश कोई बल अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहां पर की पॉइंट क्या आ गया? बल। मतलब जहां पर कोई आवेशों की कॉलोनी है, कोई समुदाय है, वहां पर कोई दूसरा आवेश आता है तो उसको एक फोर्स फील हो, उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। माना कि एक क्षेत्र आवेश का जहां मैं खड़ा हूं और मुझे एक आप आवेश मान लो, वहां से कोई स्टूडेंट अंदर की तरफ आता है, तो अगर वो स्टूडेंट यहाँ आके बैठ जाता है तो हमने उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो आवेशों की प्रकृति में आपने पढ़ा कि आवेश दो प्रकार के थे, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो आवेश अंदर कब आएगा? कि पहले से यहाँ पर कैसा आवेश हो? धनावेश हो, उसकी विपरीत प्रकृति का वहां पर क्या हो? ऋणावेश हो, या इसका उल्टा भी सत्य है, तो आवेश अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों समान प्रकृति के आवेश हो गए, एक धनावेश हो गया और दूसरा वापिस ही धनावेशी हो गया, तो वो उसको धक्का देगा, वो बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर उस सुविधा के लिए जो आवेश आ रहा है, वहां पर जो अन्य आवेश मैंने यहाँ पर लिखा है, ये अन्य आवेश जो आ रहा है इसको अपन परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? परीक्षण आवेश, जिसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है इंग्लिश में। क्यू नॉट से लिखेंगे इसको। तो क्यू के पास जब क्यू नॉट आएगा तो या तो इसको आकर्षित करेगा या उसको प्रतिकर्षित करेगा। और यह भी अपने कूलाम नियम से ही अपन को समझना पड़ेगा। कूलाम नियम अपन जानते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आगे की तरफ चलते हैं। इसके अंदर इसको और परिभाषित करता हूं। इसी टर्म को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब बोलते हैं? वैसे तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही इंटरचेंजेबल टर्म है, दोनों एक दूसरे ग्रुप में आप ले सकते हो। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे कब बोलेंगे? तो यहां मैं थोड़ा कूलाम नियम पे वापस जाके आपको समझाता हूं। कूलाम नियम से हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखा पहले। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? एक आवेश ले रहा हूं और एक अन्य आवेश उसके पास में आ रहा है, जिसको कि परीक्षण आवेश कहते हैं। तो अगर मैं Q1 को यहां पर Q मान लूं और अन्य आवेश जो परीक्षण आवेश है इसको Q नॉट मान लूं, तो इसमें दोनों की वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा? के Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास में कूलाम लॉ से आ गया। अब मैंने अभी क्या बोला कि अन्य आवेश से वो बल अनुभव करेगा, तो वहां पर अपने पास में एक नया व्यंजक बनेगा, उसको मैं लिखूंगा F बराबर Q नॉट E। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा। ये पहली इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन होगी। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा तो मेरे सामने E की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो यहां पर मैं दोनों को बराबर करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपने पास में क्या आ गया? यहां से आ गया के Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इधर मैं इसको लिख देता हूं F बराबर Q नॉट E। Q नॉट से Q नॉट चला गया, यहां पर मैं Q लिखता हूं, सॉरी यहां पर रहेगा ये Q आपके
इसको लिखा जाएगा Q और ये लगेगा आपका Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट चला जाएगा तो E बराबर अपने पास में आ जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास में एक नया फॉर्मूला बन गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब आपको यहां पर ये देखना है कि E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर जो नई क्वांटिटी आई, इसको अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैं इसको पुनः परिभाषित करता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे कब कहेंगे कि जब कोई एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के अंदर बल अनुभव करता है तो उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोला मैंने? जब कोई एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में बल अनुभव करे तो इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसी को मैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ऐसे परिभाषित करूंगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गया इसका बेसिक, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसा कि अपना जो सिस्टम है कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहले अपन उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, तो नेक्स्ट अपन आता है उसका डायमेंशन और उसका यूनिट। तो दोनों की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट इसकी कैसी इकाई है, तो सबसे पहले तो ये कैसी इकाई है, ये सदिश है, इसमें दिशा होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। पहला पॉइंट क्या है, वेक्टर है। दूसरा इसका जो यूनिट अपन निकालेंगे, इसका जो इकाई निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि F बराबर QE है, तो E बराबर F अपॉन Q आ गया। और यहां से इसका यूनिट क्या बन गया, F का होता है न्यूटन और Q का होता है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसका SI के अंदर क्या हो गया, यूनिट हो गया। ये आपको अच्छे से समझना है। अब मैं इसका जो है डायमेंशन की बात करता हूं, तो इसकी डायमेंशन अपन कैसे निकालेंगे, तो बेटा आपको पुराने वीडियो में जाना पड़ेगा, आपने उसको अच्छे से लर्न किया कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा वापस कि कैसे अपने आवेश की विमा निकाली थी। तो आवेश और मुझे अगर बल की विमा पता है तो मैं E की विमा यहां पर डायमेंशन निकाल सकता हूं। तो कैसे निकलेगी वो आप नोट करें। तो E की विमा कैसे आएगी, बल की विमा क्या होती है, ML T-2 और Q की विमा मैंने आपको बताई थी, वो थी AT। अब आप इसको यहां पुट करोगे तो नया अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगा, M, ये ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा, तो ML T-3 A-1। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि E की आपके क्या होगी, विमा ये होगी। अब क्या होता है कई बार कि अभी तक आपने तो ये पढ़ा इसका यूनिट न्यूटन पर कूलाम, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर कुछ अलग ढंग से इनका यूनिट पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसकी तरह से अपन इसकी नई यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो क्या है कि E की इकाई होगी, ये क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ E। पहला ऑप्शन है न्यूटन इंटू कूलाम, दूसरा है वोल्ट पर मीटर, तीसरा है वोल्ट इंटू मीटर और चौथा है नन। अब आप देखोगे कि अभी जो अपने यूनिट निकाली थी कि वो तो न्यूटन पर कूलाम थी, या न्यूटन इंटू कूलाम है, वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट इंटू मीटर है, फिर आप समझोगे ये तो नन ही आंसर होगा। ऐसा नहीं होगा, ये फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर जनरली क्या करता है, थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चन दे देता है। तो अब आपको क्या करना है वहां पर, तो आपको एक नया रिलेशन बता रहा हूं, ई का एक नया रिलेशन होता है V अपॉन R। V होता है पोटेंशियल, R होता है डिस्टेंस। यहां से E का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो इस वक्त आपका आंसर ये होगा, आप नन पे टिक नहीं करें। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। तो हमने आपको ये भी इकाई बता दी, वोल्ट पर मीटर, और ये कहीं ना कहीं आपके आगे काम आती रहेगी। और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि ई को आप कभी भी एनर्जी से कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा कमियां है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, सिमो एक जैसे होते हैं, एनर्जी का भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है। तो ये भी चीजों से आप ध्यान रखें। तो ये अपने अभी तक क्या बात करी, ई को डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसका यूनिट बता दिया, उसका आपको डायमेंशन बता दिया, उसको ये बता दिया कैसी क्वांटिटी है, सदिश। तो जब ये सदिश है तो अपन बात करते हैं इसकी दिशा की। ई की दिशा कैसे होगी, तो ई की इकाई हो गया, अब है ई की डायरेक्शन, ई की दिशा।
डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपका बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपन को तय करना पड़ेगा परीक्षण आवेश के आधार पर, जो मैंने पहले स्टार्ट में बात की थी परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश से पता लगता है कि अगर आपका ई पॉजिटिव है, आवेश पॉजिटिव है, तो ई इससे क्या होगा, दूर होगा, क्योंकि जब आप इसके पास में एक परीक्षण आवेश को लाओगे तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ई की दिशा धनावेश से क्या होती है, दूर होती है। और अगर पहले से वहां पर ऋणावेश है और आप परीक्षण आवेश लाते हो तो उसकी दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। तो धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की तरफ होती है। ई की दिशा ध्यान रखना, धनावेश से तो दूर होती है और ऋणावेश की तरफ होती है। तो ये ई की दिशा का मैंने आपको ज्ञान दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट कहीं ना कहीं अपन को ये काम आएगा। तो आपको अच्छे तरह से याद रखना है, धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की तरफ होती है। दूसरा, कभी कभी आपको ये पूछा जा सकता है कि जो ये परीक्षण आवेश है ये बहुत, इसका मान बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि एक टेस्ट चार्ज है। आपको बेटा पता है, अपन किसी चीज का जब टेस्टिंग करते हैं, मान लो मिठाई की दुकान पे भी जाते हैं, अपन को मिठाई को टेस्ट करना है, देखना है, तो अपन को छोटा सा सैंपल देता है कि भाई इसको चख के देख लो, ऐसा थोड़ी अपन को 2-3 पीस देता है। तो उसी तरह परीक्षण आवेश क्यू जो होता है, क्यू नॉट, उसका मान कम से कम होना चाहिए ताकि वो मुख्य आवेश को प्रभावित नहीं करे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी इसको लिमिटिंग वैल्यू में भी पूछा जा सकता है, उस फॉर्मूले को भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक में ये सफिशिएंट है, अब इतना जान ली के बारे में। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका टाइप की बात करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी अपन बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइप्स की बात करते हैं। कितने प्रकार के विद्युत क्षेत्र होते हैं, तो इनको अपन अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं, समय के आधार पर अलग बताते हैं। कोई परिवर्तित होता है, कोई अपरिवर्तित होता है। यहां पर मैं एक टर्म आपको बताऊंगा, विद्युत क्षेत्र रेखा है। उसके आधार पर अपन विद्युत इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है आपका समरूप, जिसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है कि जो ये ईएलएफ जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, वो बराबर डिस्टेंस पे होती है, उनके बीच की दूरी क्या रहती है, नियत रहती है। इस तरह का कहीं प्रतिरोध आपको दिखता है तो ये क्या होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो बल रेखा बन रही है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर रहती है, स्थिर रहती है, बदलती नहीं है। ऐसे क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, समरूप। दूसरा वो होता है जिसमें क्या होता है, असमरूप। और असमरूप को अपन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म है तो नॉन, तो नाम से पता चल रहा है कि जब इसमें बल रेखाएं एक नियत दूरी पे होती है तो इसमें क्या होगी, ऐसे होगी, कोई ऐसे होगी पास में, कोई गैप में होगी। इस तरह से जब कोई प्रारूप बनता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये भी आगे अपन ईएलएफ के अंदर पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, वापस इसको रिपीट करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट है अपना इसके अंदर कि जो न्यूटन के नियम है, गति के नियम, आपने समीकरण पढ़ी होगी, पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण, वो भी यहां पर एप्लीकेबल होगी। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि न्यूटन की समीकरण कैसे एप्लीकेबल होगी। तो आपने पढ़ा है V बराबर U प्लस AT, ये आपने पढ़ा है। एक आपने पढ़ा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये समीकरण न्यूटन की समीकरण कहलाती है और इनका भी यहां पर उपयोग होगा। इन पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर, उनकी भी मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो इसको कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहले इक्वेशन को ले रहा हूं, ये आपके दूसरे तरह तीसरी इक्वेशन भी होती है, उसका भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो पहले इक्वेशन की बात करता हूं। मान लो कोई आवेशित कण को समरूप विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, उस वक्त आप इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करोगे। तो मान लो मुक्त अवस्था में छोड़ा गया है, किसमें छोड़ा गया है, मुक्त अवस्था में ड्रॉप कर दिया गया आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो उस वक्त अपन V बराबर U को स्थिर माना के 0 लेंगे और यहां पर लिखेंगे AT। अब अपन को पता है, यहां पर लिख देता हूं, चूंकि F बराबर क्या होता है, MA होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगा रहता है तो F बराबर क्या होता है, QE होता है। इन दोनों इक्वेशन का अपन यूज करेंगे और इन दोनों इक्वेशन का यूज करके अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर लिखा है बराबर QE। एक और दो को क्या कर देंगे, इसको मैं एक नया इक्वेशन दे देता हूं 3। 1 और 2 को इक्वलाइज कर देंगे, 1 बराबर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और यहां से मैं A की वैल्यू निकालने के लिए MA बराबर QE रखूंगा।
क्योंकि मुझे ए की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करनी है। तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा, ए बराबर क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम आ जाएगा आपके यहां पर ए बराबर। अब जब मैं इस इक्वेशन में आगे की तरफ बढ़ूंगा तो मेरे पास में क्या आ गया, ए बराबर क्यू ई अपॉन एम, वी बराबर क्या था 80, ए बराबर क्यू ई अपॉन एम यहां पर पुट कर दूंगा, क्यू ई अपॉन एम इंटू वी। ये जो अपने पास में नया रिलेशन आ गया, इसे अपन क्या कर सकते हैं, वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू अलग से निकाली जा सकती है, सारे पैरामीटर देके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में काम आएगा। दूसरा यहां पर क्या है, जो मैंने एक फॉर्मूला लिया था, एफ बराबर एम ए और एफ बराबर क्यू ई, इसमें भी आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको भी बताता हूं कैसे पूछा जा सकता है। तो एम ए बराबर यहां पर आया था क्यू ई, तो यहां पर जो ए की वैल्यू आई थी वो आई थी क्यू ई अपॉन एम, ये अपने पास रिलेशन आया था और इस रिलेशन को अपने यहां पर पुट करा था, तो क्यू ई अपॉन एम। यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस लेवल असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। किस तरीके से पूछे मैं आपको बताता हूं। वो आपको बोलेगा कि एक आवेश को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मुक्त किया गया, छोड़ा गया, तो यूनिफॉर्म के लिए ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम। और आपको पता है कि क्यू बाई एम को अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। तो वो आपको दो अलग अलग आवेशित कण देगा और उनके त्वरणों का आपको अनुपात पूछेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक प्रोटॉन दे देगा, तो आप इनका अनुपात इस फॉर्मूले से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस में कराऊंगा। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है कि कैसे अपन ए प्रोपोर्शनल क्यू बाई एम से दो आवेशित कणों के त्वरणों का अनुपात समरूप विद्युत क्षेत्र में निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेलोसिटी निकालना है तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद करें और आप इसको यूज करें न्यूमेरिकल के अंदर। और एक यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि एक आवेशित कण को समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर छोड़ा गया, तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, एक आवेश को समरूप विद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया तो उसकी गतिज ऊर्जा, आवेश की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे अपन। तो हम क्या पता है, वी नो डेट ई बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन पता है। आप इसमें v की वैल्यू जो इसको मान लो इक्वेशन नेक्स्ट 1 मान लो, या नेक्स्ट कुछ भी नाम दे दो इसको 1 और इसको दे दो इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। v की वैल्यू यहां पुट कर दी, आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो कुल मिला के यहां पर आपके वो सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। एज पर क्वेश्चन की डिमांड आपको ये फॉर्मूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, इसको बढ़िया से समझ लें। और मैं जब इसका वापस क्वेश्चन कराऊं तो आपको ये याद होना चाहिए कि फॉर्मूला मैंने कहां से लिया है, इस तरह से अपन इनको कैलकुलेट कर सकते। तो ई के बारे में काफी बातें होगी, विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है, इसकी विमा क्या है, इसकी यूनिट क्या है, ये सारे बातें करने के बाद में अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है विद्युत क्षेत्र रेखा है या विद्युत बल रेखा है। तो पहले मुझे थोड़ा आपको विद्युत क्षेत्र का ज्ञान देना था, वो मैंने आपको दे दिया। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं आपके विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र रेखा है, या जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा ELF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, या इसको अपन बोलेंगे हिंदी में विद्युत बल रेखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिक्स के अंदर आप जो जो चीजें पढ़ते हो उनका अगली क्वांटिटी से कनेक्शन होता है। तो इसका कनेक्शन नेक्स्ट क्वांटिटी अपने पास में क्या है, विद्युत फ्लक्स, उससे पूरा ये बेस्ड है। जब आप ये समझ लोगे तो आपको विद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए फ्लक्स को समझाने के लिए मुझे पहले आपको ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है विद्युत फ्लक्स और गाउस लॉ, तो इसके बगैर आपको विद्युत फ्लक्स समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ये पहले पढ़ना पड़ेगा। और ये कैसे है, क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसी को डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन, ये कंसेप्ट किसने दिया था उसका नाम पढ़ेंगे। फिर अपन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनका कॉन्सेप्ट, इनकी जो प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके ये चैप्टर अपना खत्म होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट किस वैज्ञानिक ने दिया था। कभी कभी कोई एग्जाम में आपको पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट किसने दिया था,
तो ये दिया गया था आपके माइकल फेराडे। ये आप ध्यान रखें, फेराडे ने ये कंसेप्ट दिया था, कभी कोई पूछ ले तो ध्यान रखें नाम। अब आ जाएगा इसका परिभाषा। तो परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी एकांक धनावेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र के अंदर तय किया गया पथ क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखाएं। क्या बोला मैंने? फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये तो आपने पढ़ ही रखा है। अब यहां पर क्या आ जाएगा? फोर्स एक्शन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इट्स पाथ नोन एज क्या हो जाएगा? ELF। या कहने का मतलब क्या होगा? एकांक धनावेश द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। कोई भी धनावेश कितने तरीके से फ्री फॉर्म में होके किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर अपना जो पाथ तय करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखा है। अब अपन इनकी बात करेंगे क्या है, तो अन्य शब्दों में अपन क्या बोलेंगे कि स्मूथ कंटिन्यूस कर्व है, निष्कोण वक्र है। कैसे है? स्मूथ इस तरह का पाथ होगा, और ये कैसा है? निष्कोण वक्र है, हिंदी में बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे कंटिन्यूस कर्व है। इस पाथ को अपन क्या बोलते हैं? ELF। ये अपना क्या हो गया? ELF। अब यहां पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉन करूं, इसके ऊपर ये कर्व हो गया, वक्र हो गया, और वक्र के ऊपर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूं, टेंजेंट खींचूं, तो वो किसको डिनोट करेगी? तो वो डिनोट करेगी आपके E की दिशा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये अगर आपको समझ में आ गई तो काफी चीजें तो आपको यहां पर समझ में आ गई। E की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ये डिनोट करती है। तो पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फोर्स एक्शन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ELF, वन बाय वन प्रॉपर्टीज ऑफ ELF अपन बात करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या आएगा कि जितनी भी तरह की ये विद्युत बल रेखा है, ये सभी की सभी रियल नहीं है, काल्पनिक है। तो ये क्या है? काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है, इनको अपन एक कल्पना मानते हैं। तो ये क्या है? इमेजिनरी। बट इसके विपरीत जो आपका फील्ड है वो रियल है, वास्तविक है। रियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज आपको सबसे पहले समझनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? रियल है, वास्तविक है। बट ELF जो है वो आपके क्या है? काल्पनिक है। ये एक प्रॉपर्टी में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ELF क्या है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा आंसर को टिक करना है? ELF आर ऑल क्या है? इमेजिनरी है। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी साथ में समझते जाओ। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो कर्व, ये जो रेखाएं होती है, एक तरह के जो कर्व होती है, इनका जो आरंभिक कहां से होता है, अंत कहां पे होता है? तो ये धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है। कहां से शुरू होती है? पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, और ऋणावेश पे क्या होती है? टर्मिनेट होती है, समाप्त होती है। तो कहने का मतलब क्या, अगर मैं यहां पर एक धनावेश लूं, ऐसा मैं पॉजिटिव चार्ज लूं, तो ELF यहां से शुरू होगी, और यहां पर मैंने ऋणावेश ले लिया तो ये उस पर समाप्त होगी। कोई भी निकलेगी पॉजिटिव से, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, और इसकी तरफ धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पे समाप्त होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने पढ़ रखा है कि E की दिशा जो होती है वो धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की तरफ होती है। तो ये धनावेश से दूर हो गया, ऋणावेश की तरफ हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, धनावेश से शुरू होती है, ऋणावेश पे समाप्त होती है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन एक आपको यहां पर ये मिल रही है कि ELF से अपन चार्ज की संख्या निकाल सकते हैं। जितने नंबर ऑफ ELF होती है उतने वहां पर आवेश होते हैं, ये ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ जो विद्युत बल रेखा है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आवेश। यहां पर भी आप गिन सकते हो कि जितनी बल रेखा निकलनी उतने वहां पर आवेश होगा, ये ध्यान रखना। ये भी एक प्रॉपर्टी बताएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस ELF की है, जिसको अपन आगे कभी ये पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय बल रेखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
उन दोनों में विभेद भी करती है और उनके जैसे भी बताती है। तो वो प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में जो ज्यादा पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं। वो प्रॉपर्टी क्या है वो आप ध्यान रखें। ईएलएफ जो होती है वो कभी भी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, काटती नहीं है, काटती नहीं है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक प्रॉपर्टी, ये आप ध्यान रखें, एक दूसरे को काटते नहीं। अब आप एज ए साइंस स्टूडेंट ये जानने की कोशिश करोगे कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो पहले इसको समझ लो कि अपन को पता है कि विद्युत बल रेखा एक निष्कोण वक्र है और इसके ऊपर एक अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ई की दिशा को बताती। लेकिन जब ये इस तरह से काटेगी, सपोज करो आपने एक ईएलएफ यूं बता दी और दूसरी ईएलएफ आपने यूं बता दी। अब जो इनका ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, जैसे यहां पर इसकी दिशा होगी ये वाली और यहां पर होगी इसकी दिशा ये वाली, यहां पर ई के दो डायरेक्शन होंगे, E1 और E2। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गए तो अपन ये बोलेंगे कटान बिंदु पे ई की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को काटते नहीं है। तो कारण क्या है इसका, रीजन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको नोट करें इसको आप। कटान बिंदु पे जो प्रतिच्छेदित पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला P, यहां पर कटान बिंदु पर ई की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती है। ये रीजन आप याद रखें। आपको सीधा क्वेश्चन आएगा कि बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है क्यों, तो आपको ये रीजन दे रखा होगा ऑप्शन में और इसको आपको टिक करना है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, लेकिन इनमें और दोनों में फर्क क्या है कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। ईएलएफ कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। ये भी मैं आपको लिख के बताता हूं। ईएलएफ होती है वो नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप्स, जबकि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एमएलएफ, ये क्लोज लूप बनाती है। ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है और ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईएलएफ एंड एमएलएफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या मेजर डिफरेंस है। तो एक क्लोज लूप बनाती है, एक क्लोज लूप नहीं बनाती, तो ये भी इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट अगर अपनी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बोलेंगे कि ईएलएफ कभी भी आपके एंटर नहीं करती कंडक्टर के अंदर। ये कोई कंडक्टर है मान लो और ईएलएफ जो है वो इसके अंदर ऐसे एंटर नहीं करती। अगर कहीं इस तरह से आपको फॉर्मेट दिया हो तो गलत है, तो नेवर एंटर्स इन कंडक्टर, कभी नेवर एंटर, कभी एंटर नहीं करेगी, नेवर, नेवर एंटर्स इन कंडक्टर। क्यों नहीं करती, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्यू क्या होता है, जीरो, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ईएलएफ एंटर करेगी। तो इसमें भी मैं अभी प्रॉपर्टीज पे आपको क्वेश्चन करूंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट मेरा जो प्रॉपर्टी है वो बता देता हूं आपको, फिर मैं इसके अपन क्वेश्चंस करेंगे। ये जो ईएलएफ होती है वो कंडक्टर के क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कंडक्टर के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर, ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो आपका ऐसा कोई कंडक्टर है तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर होगी, ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर होगी और अंदर कभी भी एंटर नहीं करेगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी में बताओगे परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी और है कि जिस तरह से मीडियम के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसी तरह से ईएलएफ का वैल्यू भी मीडियम के प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऑल आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रिक लाइन जो फील्ड फोर्स होती है वो इमेजनरी होती है, ये एक दूसरे को कट नहीं करती,
ये जो होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती, ये जो है वो कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती। तो ये आपको मेन प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अब इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन है और एक प्रॉपर्टीज मैं आपको फाइनली एक और डिस्कस कर रहा हूं, वो है कि जहां पर ईएलएफ की डेंसिटी ज्यादा होती है, ईएलएफ पास पास होती है, वहां पर ई की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना, जहां पर ईएलएफ की वैल्यू क्या होती है, पास पास होती है, जितनी पास पास होती है, सघन होती है, ईएलएफ क्या होती है, डेंसर होती है, सघन होती है, वहां मैग्नीट्यूड ऑफ ई जो होता है वो ज्यादा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या होता है, मोर होता है। ये ध्यान रखना, ज्यादा होता है। जितना ईएलएफ पास होगा ई का वैल्यू ज्यादा होगा, जितना आपका ये दूर दूर होगा ई का वैल्यू कम होगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन करने से पहले, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी, ई क्या होगा, ज्यादा। डिस्टेंस बिटवीन ईएलएफ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ईएलएफ। जैसे ये ईएलएफ है, ये पास पास है, तो यहां पर जो ई होगा ये कम है तो ये ज्यादा होगा, ये दूर होगी तो ई की वैल्यू क्या होगी, आपके कम हो जाएगी। ये कैसे करते हैं, इक्वेशन करते हैं। इक्वेशन ऐसे आया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या किया, यहां पर डायरेक्शन दे दी इधर से, इसको पॉइंट सी दे दिया और इसको पॉइंट ए दे दिया, इसको बी दे दिया। अब आपको यहां पर बताना है कि इनका ई का क्या होगा, वो आपको यहां पर चेक करना है, ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अपन ये कंसेप्ट लगाएंगे, तो अपन देखेंगे कि यहां पर तो जो है इन दोनों का गैप क्या बराबर है, लेकिन सी में गैप क्या यहां पर ज्यादा हो रहा है। तो ई ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पे इलेक्ट्रिक तो क्या होगा, सेम होगा। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, ई ए बराबर तो क्या होगा, ई बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। लेकिन सी में क्या हो रही है, डिस्टेंस इसकी तुलना में ज्यादा ही है, तो यहां पर क्या होगा, ग्रेटर देन ये किससे होगा, इसी। इसी में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गया। ये मैंने आपको यहां पर बताया कि अगर डिस्टेंस बिटवीन ये लेफ्ट जो है ज्यादा है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। यहां पर दोनों इक्वल है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछा हुआ है, इसको अभी आप अच्छी तरीके से लर्न करें। तो ये कंसेप्ट था ईएलएफ के बारे में, इनके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उनके बारे में था, तो ये आपको समझना है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसकी बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको कि शुद्ध हिंदी में बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, और इसका जो सिंबल है वो होता है अपना फाई, ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी पर आपका जो है वो आपका गाउस लॉ इस पर पूरा बेस्ड है। गाउस लॉ अगर आपको समझना है तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो ठीक है, अपन बात करते हैं इसकी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या है, तो मैं आपको ये बताना होगा, किसी सतह से, कोई सतह है और इसके लंबवत जितनी ईएलएफ गुजरती है, तो नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ ईएलएफ परपेंडिकुलर टू दी सरफेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। सतह के लंबवत कुल बल रेखाएं, इसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स, और इसको फाई से डिनोट किया जाता है। तो अब यहां पर अपन इनको इनके अलग अलग फॉर्मूले लेने हैं, उसको मैथमेटिकली यूज करना है और इनके भी टाइप्स बताने हैं, फ्लक्स कैसा हो सकता है। तो फ्लक्स आपके धनात्मक भी हो सकता है, फ्लक्स आपके ऋणात्मक भी हो सकता है, फ्लक्स आपके शून्य भी हो सकता है। उसको अपन बताएंगे कैसे धनात्मक होता है, कैसे ऋणात्मक होता है, तो इनके बारे में बात करते हैं। इसकी भी अपन विमा फॉर्मूला भी बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो दूसरे शब्द अपन कह सकते हैं कि किसी सतह का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो आपका किसी भी बंद सतह का, जरूरी क्या है उसके लिए, सतह कैसे होनी चाहिए, बंद। किसी बंद सतह का जो आपका जो इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल, उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लक्स। तो फाई बराबर होता है आपका ई डॉट डीएस।
अब मजे की बात यहाँ पर क्या है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो ये फाई है वो स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है, दोनों वेक्टर। वर्क जैसा है, वर्क जैसा फाई जैसा आपने पढ़ा था W बराबर एफ डॉट डी, वैसा ही है। मैकेनिक्स में जो वर्क है वो यहाँ पर फाई है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज फाई। ये फाई का फॉर्मूला आपको याद रखना है और यहां से आपको इसकी अलग अलग जो डायमेंशन, यूनिट आप सब निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूं। अपन को ई का यूनिट पता है, क्या होता है बेटा, न्यूटन पर गुलाम। और डीएस का एक एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। यूनिट क्या हो जाएगा, ई का न्यूटन पर कुलाम और एरिया का मीटर स्क्वायर। ये इसका एक यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट मैंने आपको क्या बोला था, ई का होता है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर इसका दूसरा यूनिट हो गया। तो इसका भी 2 यूनिट होते हैं। अब आप चाहो तो इसका वो भी निकाल सकते हो, क्या बोले इसको, डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालते हैं अपन। तो ई का डायमेंशन अपन को निकालना है, वैसे वैसे इसका भी डायमेंशन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो। तो फाई का जो आपका जो वीमा होगा वो कैसे निकलेगा, फाई बराबर ई का वीमा अपन को पता है, कैसे निकाले, वापस निकाल लेते हैं इसको। एम एल टी माइनस 2 अपन अपने कहा था 80 और मल्टीप्लाइड बाई यहां पर एल स्क्वायर है। इनको आप जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक आपका रहेगा क्वांटिटी, इसको आप सॉल्व करें 1 मिनट तक। तो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे निकालोगे आप। तो अपन बात कर रहे थे इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो फाइव बराबर एम एम एल टी माइनस 2, इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एम ये L1 की पावर 1 है, ये 2 है, तो एम एल क्यूब हो जाएगा। ये ऊपर जाके इसको अपन लिखेंगे तो टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो इस तरह से आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो। अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता होता है, देख लो आपको आवेश का पता था तो आपने ई का डायमेंशन निकाल लिया, आपको ई का पता था तो आपने इसका भी देख। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही आपके ज्यादातर आते हैं, डायमेंशन निकालना वगैरह। हालांकि डायमेंशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये फ्लक्स की मैंने आपको डायमेंशन, स्केलर अदिश राशि है, ये सारी जानकारी दी। अब मैं इसकी कुछ और डेफिनेशन की बात करता हूं जो अपन गाउस लॉ के हिसाब से पढ़ेंगे। तो फ्लक्स क्या होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, इस फॉर्मूले की सहायता से मैं आपको बताता हूं कि फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है और फ्लक्स नेगेटिव कब होता है और कब जीरो होता है। तो पहले थोड़ा समझ लो। अगर कोई ये मान लो ये रूम है, क्लोज सरफेस है और यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आ रही है और फिर वापस बाहर की तरफ जाएगी। तो जब ये अंदर की तरफ आएगी तो इसको अपन बोलेंगे फ्लक्स इन, एंट्रिंग फ्लक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवेशित फ्लक्स। और जब ये बाहर की तरफ जाएगी तो इसको बोलेंगे इमर्जिंग या निर्गत फ्लक्स। तो जब ये अंदर की तरफ आएगी तो फ्लक्स को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, और जब ये बाहर की तरफ निकलती है तो फ्लक्स को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ये ध्यान रखना, इसका रीजन भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट पे इसकी बात करते हैं, फ्लक्स की टाइप्स ऑफ फ्लक्स, टाइप्स ऑफ फाई। तो मैंने क्या बोला, फ्लक्स जो इन होता है आपका, फ्लक्स इन, प्रवेशित फ्लक्स, एंट्रिंग फ्लक्स, ये हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। कैसे लिया जाता है उसका रीजन बताता हूं, मैथमेटिकल। आपने लिखा फाई बराबर ई डॉट डी एस। तो मैं ये डॉट वेक्टर आपने कभी पढ़ा होगा, इसको जब ये डॉट हटता है तो यहां पर आ जाता है आपके ई डी एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आ जाता है, क्योंकि हमें पता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट था, हट गया, तो ईडीएस कॉस थीटा आ जाता है। जब अपन एंटर की तरफ करते हैं तो कॉस थीटा, जो अपने 4 क्वाड्रेंट आपने पढ़े, थोड़ा इसकी जानकारी दे देता हूं।
ये आपके अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट पड़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर। इसके जब एंट्रिंग सरफेस को ऐसा मान लिया जाए और यहाँ फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है, तो ये इसमें क्या कॉस नेगेटिव होता है, आपने पढ़ा होगा कहीं एएसटीसी रूल, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो ये जो अपने अलग अलग तरह से ले रहे हैं, तो एंट्रिंग करता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो कोऑर्डिनेट आपने पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग टू एंट्रिक फ्लक्स को क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और जब फ्लक्स निर्गत होता है तो उसको पॉजिटिव, इस साइन के आधार पर यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, cos पाई आ जाता है, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, इसलिए एंट्रिंग फ्लक्स को नेगेटिव लिया जाता है। दूसरा ये रह गया कि जो आपका लिविंग फ्लक्स है उसको पॉजिटिव क्यों लेते हैं, तो लिविंग फ्लक्स यहां से जाएगा, यहां से जो जाएगा कोई फ्लक्स, तो उसमें cos थीटा को क्या लिया जाता है, क्योंकि नियम होता है एएसटीसी रूल आपने पढ़ा है, फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनके अंदर आपने अलग अलग पढ़ा है कि कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, तो उसके आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूं। तो थीटा की वैल्यू जब पाई रखते हैं यहाँ पर जब एंट्रिंग करता है तो थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, पाई लेते हैं। अभी थीटा क्या है ये भी थोड़ा बता देता हूं आपको पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो थीटा होता है, जैसे कोई बॉडी है, उसका जो नॉर्मल होता है, ये उसका नॉर्मल है, या जिसको अपन एरिया वेक्टर कहते हैं, तो इस नॉर्मल थीटा जो होता है वो क्या होता है, आपका एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई और सतह के अभिलंब के बीच का कोण होता है, सतह का कोण नहीं होता है। ये मान लो सतह है और ये इसका नॉर्मल है, और ई भी ऐसे ही है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे क्योंकि नॉर्मल है और ई की दिशा भी यही है। तो एंगल क्या होता है, इन दोनों के बीच का होता है, जो नॉर्मल और ई के बीच का होता है। तो उसी आधार पर अपन इनका साइन लेते हैं। तो इस वक्त अपन कहेंगे एंट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो आपका निर्गत फ्लक्स होता है दूसरा, फ्लक्स आउट, फ्लक्स आउट को क्या लेते हैं अपन, पॉजिटिव लेते हैं। फ्लक्स आउट को हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें बात करोगे और इनको बताओ, ठीक है भाई। तो फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एंगल यहां पर मैं 0 ले लेता हूं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी बता देता हूं आपको मैथमेटिकली। अगर मैं थीटा को आपके ले लेता हूं यहां पर 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर EDS cos 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, EDS, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो cos जानते हैं, cos 0 क्या होता है, +1। अगर मैं फाई को, जो एंगल है, उसको मैं यहां पर निकालना चाहता हूं और थीटा को मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां लिख देता हूं, चूंकि थीटा बराबर मैं यहां पर पाई ले लेता हूं, 180 डिग्री का एंगल ले लेता हूं, तो पर EDS cos पाई होता है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -EDS cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इस तरह से आप इनको बता सकते हो कि किस तरह से आप इनको वैल्यू को बताओगे। और जब ये 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों के बीच में, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो उसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ये भी देख लें आप। अगर आप फाई बराबर E.ds में cos 90 डिग्री लोगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो ये 0। तो फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ये आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट है कि गाउस का लॉ। अब ये सारा आपने समझ लिया, फ्लक्स के बारे में जान लिया, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाउस लॉ की, इसके स्टेटमेंट की बात करें। तो नेक्स्ट मेरा है गाउस लॉ, गाउस का नियम। गाउस लॉ, तो गाउस ने एक नियम दिया था जो कि आपके सिलेबस में भी है। ये स्टेटमेंट पहले आप इसका समझें कि कोई भी जो बंद सतह होगी, उससे जो संबंधित फ्लक्स होगा, वो उस सतह के अंदर विद्यमान कुल आवेश और 1/ε0 के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या था, किसी बंद सतह से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह से परिबद्ध आवेश एवं
एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। कैसे होगा? फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गाउस लॉ है। यहां पर मैंने लिखा है परिबद्ध आवेश, ये आपको समझना। सतह बंद होगी तो आवेश उसके अंदर ढका हुआ रहेगा, परिबद्ध रहेगा, कुल आवेश आपको लेना पड़ेगा। सतह के बाहर कोई आवेश है तो उसको अपन काउंट नहीं करते। एप्सिलॉन नॉट आप पहले से जानते हो, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये गाउस का लॉ था। अब इस गाउस लॉ की अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उससे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी बात करेंगे कि गाउस लॉ क्या होता है, इसके अंदर फ्लक्स कब जीरो होता है, कब जीरो नहीं होता है, और इससे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कब तक कैसे करेंगे। तो इन सारी चीजों की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के आओगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और साथ साथ में भी आप इसको समझ रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट।